नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HR एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दोस्तों आज आप सभी के बीच में नोट्स लेकर आया हूं और ये नोट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि फ्लावर क्या होता है, इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट्स। ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि फ्लावर के अंदर ही क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों उसके अंदर ही होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर ही देखने को मिलता है। इसीलिए हम फ्लावर को सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट के नाम से जानते हैं। देखिए, अब यहीं पर मैं आपको एक बात नोट डाउन कराना चाहता हूं कि फ्लावर के अंदर 4 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, 4 वर्ल्स प्रेजेंट हैं। अब 4 वर्ल्स में क्या क्या आ जाते हैं? आपके आ जाते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसमें से कैलिक्स जो है आपको पता ही है, कैलिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? सेपल्स होता है। कोरोला का दूसरा नाम क्या है? पेटल्स। दोस्तों कैलिक्स और कोरोला दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? एसेसरी वर्ल्स। एसेसरी का मतलब होता है सहायक, है ना, मतलब ये हेल्प करता है। इसी को एक नाम और दिया जाता है यहीं पर, नॉन असेंशियल वर्ल्स। नॉन असेंशियल वर्ल्स के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, नॉन असेंशियल वर्ल्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनका डायरेक्टली कोई रोल होता नहीं है। अब हम बात करें एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम आप जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। गाइनोशियम को हम 2 नाम से और जानते हैं, किस किस से? इसी को हम लोग बोल देते हैं कार्पेल और इसी को हम लोग बोल देते हैं पिस्टेल। पिस्टल, ठीक है, ओके। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों को हम असेंशियल वर्ल्स बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनका डायरेक्ट रोल होता है। अब देखिएगा दोस्तों कि जो फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ओवरऑल प्रोसेस है ना, इसे बेसिकली 5 स्टेप्स में बांटा गया है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग पहला स्टेप पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने लिख रखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का मतलब हुआ पोलन ग्रेन्स, या हम कहें माइक्रोस्पोर। और जेनेसिस वर्ड मैं आपको यहां पे बता दूं कि जहां पर भी दोस्तों ये जेनेसिस वर्ड आए, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, या हम लोग कह दें सिंथेसिस। ठीक है, तो फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ क्या देखने को मिलेगा? पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब यहां पे आप देखिएगा साथ ही साथ लिखा है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो इसमें होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, जिसका नाम है स्टेमेन। स्टेमेन बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बना रहता है, एक तो होता है आपका एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। ठीक है दोनों को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं दोस्तों? स्टेमेन कह देते हैं। एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? स्टेमेन। जब दोस्तों ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स कंबाइन होते हैं ना, तब इन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है, अब यहां पे आप देखना, जब 2 एंथर लोब होंगे ना, तो 2 एंथर लोब हैं, तो 2 एंथर लोब्स को हम क्या बोल देते हैं? डाइथिकस, है ना। एक एंथर लोब को हम एक थीका कंसीडर कर रहे हैं, तो 2 एंथर लोब यानी डाइथिकस कंडीशन। और टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 4 स्पोरेंजिया हैं। ये आप डायग्राम में देखिए 4 स्पोरेंजिया हो गए, ये 4 स्पोरेंजिया रहे। ठीक है, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? इन्हीं को हम नाम दे देते हैं पोलन सैक, या हम कहें इन्हीं को माइक्रोस्पोरेंजिया, या इन्हीं को हम लोग कह देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है देखिएगा, यदि दोस्तों सिंगल एंथर लोब होगा ना, तो सिंगल एंथर लोब वाली कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मोनोथिकस। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में नीचे दिख पा रहा है आपको। और मोनोथिकस में बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन होगी। ये देखिए यहाँ पे 2 स्पोरेंजिया होगा, एक ये ऊपर और एक ये नीचे। तो ये जो वाला डायग्राम है, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन और मोनोथिकस जो कंडीशन है, ये मालवियसी प्लांट फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। मालवियसी प्लांट फैमिली के एक एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर है। इसका एग्जांपल क्या है? हिबिस्कस, चाइना रोसेस, या हम कहें गुड़ैल का फूल। तो नीचे डायग्राम में लिखा हुआ है दोस्तों कि ईच एंथर लोब जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्पोरेंजिया, है ना। अभी हमने देख ही लिया। अच्छा, यहां पे आपको एक एक्सेप्शन बहुत अच्छे से नोट करना है। द एक्सेप्शन इज ऑफ आरसीथोबियम प्लांट।
अच्छा, आर्सिथोबियम प्लांट में क्या हो जाता है कि मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन है, यहां पे एंथर लोब के अंदर सिंगल स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। ये रहा आपके पास, ये देखिए, ठीक है जी, कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। ओके, अब जब दोस्तों एंथर यंग स्टेज में रहता है ना, उस दौरान क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आउटर मोस्ट लेयर देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखने को मिलते हैं। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं दोस्तों, दे शोस कंटिन्यूअस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज शोस कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं ये लगातार क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, है ना। अब दोस्तों जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करते हैं तो क्या बना लेते हैं, आर्कीस्पोरियल टिश्यू बना लेते हैं। आप चारों साइड में इसमें देख पा रहे हैं, ये आर्कीस्पोरियल टिश्यूज हैं, ये देखिए आर्कीस्पोरियल टिश्यू बना ली है इसने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से आर्कीस्पोरियल टिश्यूज बन गए, ठीक है। अब साथ ही साथ में क्या बन जाता है, कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, स्टेराइल, मींस इट विल बी अनेबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। स्टेराइल मींस it will be unable to reproduce, it will be unable to reproduce, ठीक है। ओके, ठीक है, आई होप सो इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहां पे एक बात आप अभी से नोट कर लें, आप खुद देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर कि जो एपिडर्मिस लेयर है ना, ये किससे नहीं बनी, आर्कीस्पोरियल टिश्यू से नहीं बनी है, ठीक है। बाकी जो 3 लेयर और आगे बनेंगी वो आर्कीस्पोरियल टिश्यू से ही बनती हैं दोस्तों। तो एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि एपिडर्मिस इज नॉट ऑफ आर्कीस्पोरियल ओरिजिन, ठीक है। अब देखिएगा कि जो आर्कीस्पोरियल टिश्यू है ना, आर्कीस्पोरियल टिश्यू डिवाइड्स टू फॉर्म, क्या बना लेगा, आर्कीस्पोरियल टिश्यू डिवाइड होके ये बना लेगा आपका प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब प्राइमरी पेराइटल सेल के अंदर डिवीजन हुई तो क्या बन गए, एंडोथीशियम लेयर बन गई। कौन सी लेयर बन गई, एंडोथीशियम। और फिर क्या बना, एंडोथीशियम लेयर के साथ साथ बना सेकेंडरी पेराइटल लेयर। सेकेंडरी पेराइटल लेयर से 2 लेयर और बन जाती है दोस्तों, एक है मिडिल लेयर और दूसरी है टेपिटम। तो यहां पे 3 लेयर और आपके सामने हो गई, कौन कौन सी, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। देखिए आपको यहां पे एक बात नोट डाउन करना है, अभी तक आप जब अभी हम अगले पेज पे डायग्राम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर का, तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर में 4 वॉल लेयर हो गई। सबसे बाहर वाली वॉल लेयर का नाम बोलिए आप जल्दी से, क्या नाम है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस क्या नहीं है, इट इज नॉट ऑफ आर्कीस्पोरियल ओरिजिन, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद जो सेकंड लेयर है, ठीक है, वो है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर दोस्तों जो लेयर आ जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं, ठीक है। और मिडिल लेयर के अंदर सबसे जो इनरमोस्ट लेयर है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है आपके डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, वो क्या कहलाती है, टेपिटम कहलाती है, ठीक है। आई होप सो इतना आप सभी को क्लियर होगा। और ये एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम तीनों की तीनों किससे बनती हैं, आर्कीस्पोरियल टिश्यू से बनती हैं, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। सॉरी, ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, किसका डायग्राम है, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर का। इसमें जो तीनों वॉल लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, इनका एक कॉमन फंक्शन है, क्या है, प्रोटेक्शन एंड डाइसेंस ऑफ एंथर। डाइसेंस का मतलब होता है बर्स्ट करवाना एक तरह से। तो दोस्तों जब एंथर फटता है, एंथर बर्स्ट होता है इन ऑर्डर टू रिलीज द पोलन ग्रेन्स, तो उसमें कौन कौन लेयर पार्टिसिपेट करती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ठीक है। अच्छा, इस टेपिटम के अंदर जो टिश्यूज होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये रहे आपके स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। अब देखना आप लोग, स्पोरोजिनस टिश्यू बन गए, इन्हीं से आगे चल के क्या बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड्स टू फॉर्म व्हाट दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोर, यानी पोलन ग्रेन बना लेते हैं। ये क्या बना लेंगे, माइक्रोस्पोर बना लेते हैं, या हम कहें पोलन ग्रेन, ठीक है। और यहां पे आप साइड में देख पा रहे हैं स्टोमियम लेवलिंग आपको दिख रही है। ये स्टोमियम एक्चुअली है क्या, यहां पर स्टोमियम पर एल्फा सेलुलोज थिकनिंग एब्सेंट होती है, एल्फा सेलुलोज
थिकनिंग जो है यहाँ पे क्या है दोस्तों, एब्सेंट है, अल्फा सेलुलोज थिकनिंग एब्सेंट। ठीक है, तो एक बात आपको यहां पे नोट डाउन ये करनी है कि बेसिकली जो अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग है ये कहां पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है एंडोथीशियम लेयर में। किसमें, एंडोथीशियम लेयर में। लेकिन जहां पर, जिस जगह पर एंडोथीशियम लेयर में आपकी अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग ना हो, वो जगह क्या कहलाने लगती है, स्टोमियम कहलाने लगती है। और ये जो स्टोमियम है ना, ये आपके एंथर को बर्स्ट करवाने में, एंथर को डाइसेंस कराने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये इनरमोस्ट लेयर टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और इसकी फंक्शन आगे देखेंगे। चलिए एक एक लेयर को डिस्कस करते हैं डिटेल में इनके फंक्शंस के साथ। पहली लेयर का नाम है एपिडर्मिस। आप देख पा रहे हैं दोस्तों एपिडर्मिस कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड है ये। ठीक है, और पहले ही मैंने ये पॉइंट आपको नोट डाउन करा दिया कि जो आपकी एपिडर्मिस लेयर है इट इज नॉट ऑफ आर्किस्पोरियल ओरिजिन, इसीलिए हमने क्रॉस लगाया है। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंडोथीशियम सेकंड लेयर जो है दोस्तों, ये भी कैसी होती है, आपकी सिंगल लेयर होती है। ठीक है, सिंगल लेयर, और इसके अंदर क्या है, अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है प्रेजेंट। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो रेड कलर की लाइनिंग है ये और कुछ नहीं है, दिस इज अल्फा सेलुलोज थिकनिंग। ठीक है जी, ओके। और ये कैसी होती है अल्फा सेलुलोज, ये आपका एंडोथीशियम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। यहां पे लिख दिया है कि जो एंडोथीशियम लेयर है इसका मेन फंक्शन क्या है, डाइसेंस है। और डाइसेंस कौन कर हेल्प कराता है करने में, स्टोमियम सेल्स जो हैं ये आपका डाइसेंस ऑफ एंथर करवाते हैं। ठीक है, ये जो स्टोमियम सेल्स जहां पर प्रेजेंट होंगे वहां पर क्या होता है, अल्फा सेलुलोज सॉरी, वहां पर क्या होगा, अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग एब्सेंट होती है। आ जाते हैं थर्ड लेयर पे जिसका नाम है मिडिल लेयर। दोस्तों जो मिडिल लेयर है ये कैसी होती है, पेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है, मतलब पेरेनकाइमा सेल से बनी हुई रहती है। ये 2 to 3 लेयर थिक होती है। इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इसका जो लाइफ स्पैन है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है, इसलिए लिखा है शॉर्ट लिव्ड। ये जो मिडिल लेयर है दोस्तों ये किसमें एब्सेंट होती है, वुल्फिया, स्मॉलेस्ट फ्लावर होता है इसके अंदर, है ना, स्मॉलेस्ट फ्लावर। ठीक है, और वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया जो कि एक फ्रेश वाटर प्लांट है। ठीक है, तो वेलिसिनेरिया के अंदर भी एब्सेंट होती है मिडिल लेयर। लास्ट वाला दिख रहा है टेपिटम। टेपिटम जो दोस्तों है सिंगल लेयर्ड होती है और इसके जो सेल्स हैं ये रेडियली इलोंगेटेड होते हैं। देखिए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो है ना दोस्तों, डेवलप्स बाय, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप्स बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कब डेवलप होगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा। और पॉलीप्लॉइड कंडीशन डेवलप्स बाय एंडोमाइटोसिस। ठीक है, एंडोमाइटोसिस के द्वारा डेवलप होती है ये पॉलीप्लॉइड कंडीशन। लास्ट में लिख दिया है कि जो टेपिटम है इसका काम होता है स्पोरोजिनस सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेपिटम हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो पहला जो है दोस्तों इसका नाम है अमीबॉइड टेपिटम। अमीबॉइड टेपिटम को हम प्रिमिटिव टेपिटम कह देते हैं, इसी को हम इन्वेसिव टेपिटम कहते हैं, या हम इसी को कहते हैं पेरिफेरल टेपिटम। पेरीफेरी, पेरीफेरी यानी बाउंड्री पर। तो इसका मतलब यहां पे ये है कि जो पेरिफेरल या अमीबॉइड टेपिटम है इसके केस में क्या होता है दोस्तों, जो टेपिटम है वो कहां प्रेजेंट होता है, पेरीफेरी पे। तो ये जो व्हाइट कलर के सेल्स हैं ये एक्चुअली हैं किसके, टेपिटम के। तो ये जो क्या करता है अमीबॉइड टेपिटम, ये सारा का सारा खाना एब्जॉर्ब कर लेता है किससे, मिडिल लेयर से। ठीक है, खाना एब्जॉर्ब करने के बाद ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को, है ना, डीजनरेट होने के बाद। इसके एग्जांपल्स यहां पे 2 प्लांट लिख दिए हूं, ये टाइफा और एलिसेमा। ठीक है, अगला जो है टाइप ऑफ टेपिटम वो है सीक्रेटरी टेपिटम, या हम कहें ग्लैंडुलर टेपिटम, इसी को एडवांस टाइप ऑफ टेपिटम कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि दोस्तों ये जो सीक्रेटरी टेपिटम है ना ये इमीडिएटली या क्विकली डिजनरेट नहीं करता है। ये क्या करता है, सारा का सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है मिडिल लेयर से और इसको माइक्रोस्पोरेंजियम या हम कहें पोलन सैक के अंदर रिलीज करा देता है सारा का सारा न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये जो सीक्रेटरी टेपिटम है ना ये ज्यादातर सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कैप्सुला। ठीक है, कैप्सुला प्लांट। अब फंक्शंस ऑफ टेपिटम को डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो पहला फंक्शन क्या लिखा है भाई कि ये स्पोरोजिनस सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो टेपिटम है ना दोस्तों ये क्या बनवाने में हेल्प करता है, ये इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। पोलन किट बनवाने में हेल्प करेगा। जो पोलन किट है ना ये पोलन ग्रेन्स को कैसा बना देता है, स्टिकी इन नेचर, चिपचिपा बना देता है। ठीक है, एक बात आपको यहां पे नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि दोस्तों पोलन ग्रेन्स के द्वारा एलर्जी होती है, और ये एलर्जी के द्वारा जो फीवर आता है, बुखार होता है, उसे हम लोग कह देते हैं हे फीवर। अब थर्ड फंक्शन यहां पे हमने मेंशन किया है कि ये जो टेपिटम है ना, ये प्रोयूविस्क बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दोस्तों जब प्रोयूविस्क बॉडी पे स्पोरोपोलिनिन डिपॉजिट हो जाता है, पहली बात तो यहां पे देख लीजिए कि जो स्पोरोपोलिनिन है ये होता क्या है, एक्चुअली ये स्पोरोपोलिनिन है, ये कैरोटेनॉइड का एक डेरिवेटिव होता है, जिसकी वजह से ये येलो कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। जब स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन हुआ प्रोयूविस्क बॉडी पर, तो ये क्या बना लेती हैं, यूविस्क बॉडीज बना लेंगी, और यूविस्क बॉडीज पर यूविस्क बॉडी जो है दे हेल्प इन या दे पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। एक्साइन क्या होती है, आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक रफ सा डायग्राम बना के बता दूं, ये आप देखिए, ये रही आपकी एक्साइन लेयर। ठीक है, ये देखिएगा, मैं पेन टैब से बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन जैसा बन रहा है आपको समझाने के लिए काफी है ये दोस्तों। ये देखिए देखिएगा, जो आउटर लेयर है इसे हम लोग कह रहे हैं एक्साइन। एक्साइन के अंदर जो लेयर है इसे हम लोग कह देते हैं इंटाइन। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो एक्साइन है ये स्पोरोपोलिनिन नामक एक केमिकल सब्सटेंस से बनी हुई रहती है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। और ये जो इंटाइन है ये किससे बनी रहती है, पैक्टिन से एंड सेलुलोज से। तो इसी को हम लोग कह देते हैं कि ये पैक्टोसेलुलोज से बनी हुई रहती है। ठीक है, इसके अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये छोटा सेल है और ये बड़ा सेल है। छोटा सेल जो होता है दोस्तों, इसे हम लोग नाम दे देते हैं जनरेटिव सेल। दोस्तों जनरेटिव सेल से ही क्या होता है, फर्दर दो मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, और ये रहा आपका वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का ही दूसरा नाम होता है क्या, बोलिए बोलिए जल्दी, वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम होता है ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा रहता है साइज में, इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है। ठीक है, और इसी के साइटोप्लाज्म के अंदर जनरेटिव सेल जो है प्रेजेंट रहता है। दोस्तों स्पोरोपोलिनिन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप देखिएगा, स्पोरोपोलिनिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। रेजिस्टेंट कैपेसिटी यानी अपोज करने की कैपेसिटी। ये क्या करता है, आपके एसिड को अपोज करेगा, बेस का अपोज करता है, मतलब ना तो एसिड का इस पर कोई असर होगा ना बेस का कोई इस पर असर होता है। ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, और अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ जो कि स्पोरोपोलिनिन को क्या कर सके दोस्तों, डिग्रेड कर सके। और एक बात आपको यहां पर याद रखनी है कि स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होने की वजह से ही बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को एज अ फॉसल हम लोग क्या कर पाते हैं, प्रेजर्व कर पाते हैं। आई होप सो इतनी कहानी आप सभी को क्लियर हुई होगी। लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का लिखा हुआ है दोस्तों कि जो टेपिटम का साइटोप्लाज्म होता है ना, इस टेपिटम के साइटोप्लाज्म के अंदर कैलेस नामक एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। और ये जो कैलेस एंजाइम है ना, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड की वॉल को डिग्रेड करता है। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या हुआ, टेट्राड यानी चार। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, ये आपका रहा माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड क्यों बोल रहे हैं, जब चार पोलन ग्रेन्स एक साथ चिपके हुए हो ना दोस्तों, तो उसे हम बोल देंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये आपस में चिपके रहते हैं कैलेस वॉल की मदद से। तो इस वॉल को जब हटा दिया जाएगा तो चारों के चारों पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये अलग करने में कौन मदद करता है, कैलेस एंजाइम। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर ये जो छोटे छोटे से बनाए हुए हैं सेल्स, ये और कुछ नहीं है, दीज आर स्पोरोजिनस टिश्यू। दोस्तों स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या हुआ, आपका मियोसिस सेल डिवीजन हुआ यानी रिडक्शनल सेल डिवीजन हुआ। तो क्या बन गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई यानी एमएमसी। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर फर्दर क्या हुआ, मियोसिस या रिडक्शनल सेल डिवीजन। देखिए वन पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज दैट दोस्तों की हर स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, या हम कहें हर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो बना सकते हैं क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। सारे के सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की क्षमता रखते हैं। तो यहां पे देखिएगा ये बना हुआ है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये कैसा शेप का है, आइसोबाइलेटरल शेप का है। और आइसोबाइलेटरल टाइप ऑफ जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये किसमें कॉमन है, मोनोकॉट में। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल शेप का माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये डाइकॉट में देखने को मिलता है। ये टी शेप्ड हो गया, ये डिका सेट हो गया, और ये लीनियर। आई होप सो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो भी पढ़ा आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके पास
हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ और हमें सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए HR Academy ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।